Welcome back to Mind's Mind tutorial. So today we are going to start with physiological changes in fertilization. So yeah, let's get started. The first point here is fertilizing anti-fertilizing reaction, which we have already discussed. और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैं एक बार फिर उसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो ये इसके कुछ इस तरह नोट्स होंगे. यहाँ पर पहले इसके थोड़े पॉइंट्स है और फिर यहाँ पर उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं. सेकेंड पॉइंट यहाँ पर जो है वो है एक्रोसोम रिएक्शन, जिसको अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्पर्म और एग का कांटेक्ट रहता है वहां पर अगर बात की जाए तो जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एक्रोसोम नाम की चीज प्रेजेंट रहती है. हमने उसके स्ट्रक्चर में देखा था, जो कि एक्सप्लोड कर जाती है और रिलीज आउट होती है, रिलीज कर देती है, सॉरी कहना चाहिए, स्पर्म लाइसिन को. स्पर्म लाइसिन एक तरह का एंजाइम होता है जो कि डिसॉल्व कर देता है एग की मेम्ब्रेन को, जो भी एग की कवरिंग होगी उसको तोड़ देगा, उसको डिसॉल्व कर देगा और उसमें होल्स बना लेगा एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए. बाद में ऐसा देखा जाता है कि जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन थी वो एक तरह की ट्यूब को बना लेती है और वो जो ट्यूब रहती है वो इलोंगेट होकर लंबी होकर जो सरफेस होता है एग का वहां तक पहुंच जाती है. एग यहाँ पर ओवम की बात हो रही है. फिर उसके बाद जो एक्रोसोमल ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब्यूल की हम बात कर रहे हैं, वो बाद में ओपन कर जाती है एग के साइटोप्लाज्म तक. तो फाइनली वो एग के साइटोप्लाज्म तक आ जाती है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन कोन का कंसेप्ट हमने देखा था. तो फर्टिलाइजेशन कोन में क्या होता है, जो एक्रोसोमल ट्यूब होती है वो ओपन कर जाती है जैसे ही एग के साइटोप्लाज्म में. तो एग का जो साइटोप्लाज्म होता है इस पॉइंट पर वो बल्जिंग आउट शुरू कर देता है. एक तरह से वहां पर एक बल्ज देखने को मिलता है जो कि कॉनिकल प्रोजेक्शन का वहां पर एक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कोन का नाम दिया जाता है. अब ये जो कोन रहता है वो ग्रेजुअली इनगल्फ कर लेता है स्पर्म को अपने अंदर. तो ये चीजें हो रही. फोर्थ पॉइंट सेज दैट एलिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. अब क्या होता है, जब ये कोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो विटलाइन मेम्ब्रेन रहती है वो लिफ्टेड ऑफ हो जाती है. हमने पहले भी इसकी डिस्कस करी थी पिछली वीडियो में. जो विटलाइन मेम्ब्रेन रहती है वो एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉर्म होती है एक विटलाइन स्पेस के ऊपर प्रेजेंट होती है. तो ये जो मेम्ब्रेन रहती है ये लिफ्ट ऑफ हो जाती है सरफेस ऑफ द एग से, क्योंकि वो एग का एक पार्ट होती है लेकिन वो वहां पर लिफ्ट हो जाती है और इस मेम्ब्रेन को नया नाम देने लगते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है. अब ये जो मेम्ब्रेन रहती है वो स्ट्रेंथन होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मटेरियल्स ऑन इट्स इनर सरफेस फ्लूइड कॉल्ड पेरीविटलाइन फ्लूइड. तो इस तरह की चीजें हो सकती है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन, तो वो स्ट्रेंथन हो जाती है डिपोजिशन होने की वजह से, जिसपे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल मटेरियल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और जो इनर सरफेस रहता है उसका जो फ्लूइड रहता है वहां पर उसको पेरीविटलाइन फ्लूइड कहा जाता है, जो कि ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होने लगता है उस स्पेस में जो कि सरफेस ऑफ एग और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बीच में होता है. अब जो फर्टिलाइज्ड फ्री एग होता है, ये वाले एग को फ्रीली रोटेट करते हुए पाया गया था इनसाइड पेरीविटलाइन फ्लूइड. तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है. यहाँ आपकी स्क्रीन पर डायग्राम हो गए और मेरी जो सीलोम की वीडियो एक प्लीज उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे कि क्या रीजंस होते हैं और किस वजह से यहाँ पर मतलब ये चेंजेस आ सकते हैं और क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं. सब कुछ वहां पर क्लियर होगा और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जैसे ब्लास्टूला, मोरूला, गेस्ट्रूला, तो वो वहां पर क्लियर हो जाएंगी. एक्सप्लोजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. अब एक्सप्लोजन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कैसे, जब स्पर्म रहते हैं वो एंटर करते हैं एग के अंदर तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वहां पर एक्सप्लोड कर जाते हैं और रिलीज करते हैं अपने कंटेंट को, जो कि जब रिलीज हो गए तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो सिंथेसाइज करते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को, पेरीविटलाइन फ्लूइड को और हाइलिन लेयर को. तो ये था साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स. कांटेक्ट जब होता है स्पर्म का तो उसकी वजह से एग जो होता है वो इलैबोरेट साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स को शो करता है. अब जो मूवमेंट होते हैं एग के साइटोप्लाज्म के वो रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं वायलेंट एक्टिविटी ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स को लेकर ऑन द सरफेस. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड इन एम्फीबियन एग्स. जो स्पर्म रहता है व्हेन इट पेनिट्रेट्स थ्रू कॉर्टेक्स ऑफ एग, अ ट्रेल ऑफ डार्क पिगमेंट फ्रॉम एग्स पेरीफेरी फ्लोज इन आफ्टर द स्पर्म. यहाँ पर हमने इसको पहले भी डिस्कस करा था कि जैसे यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है तो जो कॉर्टेक्स होता है एग का वो एक ट्रेल वहां पर मार्क कर देता है जो कि डार्क पिगमेंट की होती है और वो पेरीफेरी जो एग की पेरीफेरी रहती है वो फ्लो करती है उसमें आफ्टर द स्पर्म. तो ये सारी चीज होती है. और जो इनिशियल पाथ होता है स्पर्म का वो बनाता है पेनिट्रेशन पाथ को और स्पर्म चेंजेस इन डायरेक्शन एंड बिगिंस टू ट्रेवल टुवर्ड्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस. अब ये जो सेकेंडरी पाथ होता है उसको कॉपुलेशन पाथ कहा जाता है. नेक्स्ट, on surface of the egg opposite to the point of sperm entry, the peripheral area of the egg becomes lighter in color and assumes a gray appearance. This area is crescentic in shape and is known as gray crescent. अब क्या होता है, जो सरफेस होता है एग का जो कि अपोजिट होता है पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री को लेकर, एक जगह से एंट्री हुई होगी और एक ऐसा पोर्शन होगा जो कि अपोजिट होगा. हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग को ड्रॉ करा है और मान लीजिए यहाँ से स्पर्म एंट्री हुई, तो ये जो पोर्शन है इसकी जो अपोजिट पोर्शन होगा यानी कि ये वाला जो पोर्शन
होगा, इस पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, वो कह रहे हैं कि एक पेरिफेरल एरिया जो रहता है अपोजिट, वो यहाँ पर थोड़ा लाइटर कलर में होने लग जाता है, हम उसको ग्रे कलर अज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये जो एरिया रहता है इसको क्रेसेंटिक शेप देखने में मिलता है यहाँ पर, और इस एरिया को ग्रे क्रेसेंट का नाम दिया जाता है, ग्रे क्रेसेंट। तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज है जो हमें हायर क्लासेस में अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। तो अब बात आती है परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो परमेबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इथाइलिन, ग्लाइकोल एंड फॉस्फेट। तो ये तो एक छोटी सी पॉइंट है जो कि फैक्ट के तौर पे हमें याद करनी चाहिए। तो जो परमेबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि वहां से कौन जा सकता है कौन नहीं आ सकता, वो सब अगर इंक्रीज करनी तो वो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंक्रीज हो सकती है, जैसे कि वाटर, इथाइलिन, ग्लाइकोल या फिर फॉस्फेट। नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन ऑफ को एंजाइम। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो को एंजाइम होते हैं जिसको NAD कहा जा सकता है, वो फॉस्फोराइलेट कर जाते हैं इनटू NADPH। तो बेसिकली हो क्या रहा है हम उसको लास्ट में रिएक्शन के फॉर्म में देख ही लेंगे। वो एक प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में होती है जिसको NAD काइनेज कहा जाता है। तो जो NAD रहता है वो ATP के साथ मिलकर NAD काइनेज की प्रेजेंस में NADPH को बना लेता है। यहाँ पर सॉरी मैं H को लिख नहीं पाई होंगी, तो H प्लस ADP हो जाता है, क्योंकि हैंड रिटन नोट से तो कभी कभी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो जाती है। सो 9th पॉइंट है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। जो रेट होता है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन का वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, या फिर चेंज नहीं भी हो। जो फ्रॉग और टोड होते हैं, अब अगर हम इन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो वो ड्रॉप इन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो वो उनके अंदर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में एक ड्रॉप देखने को मिलता है। सी अर्चिन और लैम्प्रे में बात की जाए तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। वहीं टीरियस फिशेज जो होती है, जैसे उसमें फंडिक्यूलस होता है, तो वहां पे कोई भी चेंजेस जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन में। तो ये जो रेट होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन का वो वेराई कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं सी अर्चिन के, वहां पर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं पाया जाता ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और जो रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इंक्रीज करना चाहिए, तो लेकिन वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो वो भी डिपेंडेंट रहता है अलग अलग केसेस में। अब इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस की बात है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनिशिएट करता है माइटोसिस को एग के अंदर, जो कि रिजल्ट करता है क्लीवेज के अंदर। क्लीवेज एक तरह से कुछ भी नहीं है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उसमें धीरे धीरे सेल्स का इंक्रीज होता जाता है। वो कुछ एक मास बनाने लगता है, पहले मोरूला बनाएगा फिर ब्लास्टूला बनाएगा, ऐसे करके वो गेस्ट्रूला की स्टेज आती है और थोड़ा इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है। इस तरह की जो आर्केंटेरॉन होती है, ये सारी जो चीजें होती है वो सब शुरू होती है माइटोसिस के बाद। तो वो यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो माइटोसिस रहता है उसके अंदर एक डेवलपमेंट ऑफ माइटोटिक अपैरेटस की जरूरत होती है। अगर माइटोटिक अपैरेटस नहीं होंगे, उसके सामान नहीं होंगे, तो माइटोसिस नहीं हो सकता। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्सक्लूसिवली जो जरूरत होती है सेंट्रियोल की होती है, जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय स्पर्म ओनली। जो स्पर्म होता है उसी का कहना चाहिए जो सेंट्रियोल होता है यूज किया जाता है इस माइटोसिस की प्रोसेस में। अब जो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेंट्रियोल, ये एक मस्ट होता है फॉर एग टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। द स्पर्म जो रहता है, तो जो इंट्रोडक्शन होता है स्पर्म के सेंट्रियोल का, वो एक बहुत ज्यादा मस्ट होता है एग के लिए, क्योंकि उसी से माइटोसिस परफॉर्म करेगा, वो माइटोटिक स्पिंडल बनाएगा। अब जो स्पर्म रहता है वो स्टिमुलेट करता है पहला माइटोटिक डिवीजन। तो अगर यहाँ पर इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेट में भी, नीट में भी, हर तरह के एग्जाम्स में आता है कि जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, स्पर्म और ओवम, या फिर बोथ ऑफ देम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा स्पर्म, क्योंकि जो स्पर्म रहता है वो क्लीवेज में हेल्प करता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड egg by contributing its centriole to the egg, क्योंकि वो अपना सेंट्रियोल जो होता है वो एग को दे देता है वहां पर माइटोसिस परफॉर्म हो सके, इसीलिए। तो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है स्पर्म के थ्रू होता है। ब्रेकडाउन इन पॉलीसेकेराइड, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक रैपिड ब्रेकडाउन देखने को मिलता है पॉलीसेकेराइड का, और ये जो रहता है वो करस्पॉन्डिंग होता है इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड को लेकर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद रैपिड ब्रेकडाउन होगा पॉलीसेकेराइड का और लैक्टिक एसिड का इंक्रीज हो जाएगा वहां पर। हेक्सोस फॉस्फेट, ये इंक्रीज हो जाता है कंसिडरेबली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन एट लास्ट इन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हम है डिहाइड्रोजिनेज के साथ, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि इंक्रीज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद हम एक्टिवेशन देखेंगे।